Good morning everyone. So today we'll take new topic of Sales of Goods Act, that is sale by non-owner. Sale by non-owner means sale by a person who is not the owner. So even we have earlier discussed about it that the person who has the ownership, only that person can transfer the goods. If a person does not have the ownership, he has no right to transfer the goods. जिस भी पर्सन के पास ओनरशिप है वो ही गुड्स को ट्रांसफ़र कर पाएगा. अगर किसी के पास ओनरशिप नहीं है गुड्स की या प्रॉपर टाइटल नहीं है तो वो गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ए बी का फ़ोन सेल कर सकता है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि ए के पास उस फ़ोन की नहीं तो प्रॉपर टाइटल या ओनरशिप नहीं है, तो इसके पास राइट नहीं है, उस ए के पास राइट नहीं है उस फ़ोन को बेचने का. सो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में इसके रिगार्डिंग एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, दैट इज़ ओनली सेलर कैन सेल द गुड्स हु हैज़ द ownership of the goods. So there is one Latin maxim regarding it, which is nemo dat quod non habet. Nemo dat quod non habet, which means no one can pass a better title than he himself has. कोई विक्रेता क्रेता को उससे अच्छा हक नहीं दे सकता जैसा उस स्वयं उसका है. तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ए है जो कि एक थीफ है, उसने बी की कार चुरा के सी को बेच दी. सी ने वो कार 2 लाख रुपए में ए से खरीद ली. थोड़े समय बाद बी को पता चलता है कि उसकी कार सी के पास है, तो यहाँ पे बी का राइट है कि वो कार सी से रिकवर कर सके. द रीज़न बीइंग कि उस कार पे प्रॉपर टाइटल है, ही हैज़ द ओनरशिप. साइमल्टेनियसली सी के पास भी राइट है कि वो ए से अपने 2 लाख रुपए रिकवर कर सके, क्योंकि जो ए के पास उस कार का नहीं ओनरशिप नहीं थी, उसका टाइटल नहीं था, तो उसके पास राइट नहीं था उसको बेचने का सी को, और सी को उसका प्रॉपर टाइटल नहीं मिला, प्रॉपर ओनरशिप नहीं मिली. क्यों? पैसे देने के बावजूद भी उसको प्रॉपर ओनरशिप प्रॉपर टाइटल नहीं मिला. क्यों? क्योंकि ए उस कार का नॉन ऑनर था, उसका ऑनर नहीं था, उसके पास उस कार का टाइटल नहीं था. तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक नॉन ऑनर किसी बायर को एक प्रॉपर टाइटल नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज़ नॉट दैट टाइटल, he himself does not have that title, so he cannot transfer the same to the buyer. Now we will discuss about the exception to this maxim. जनरल रूल क्या है? ओनली ओनर कैन ट्रांसफ़र द गुड्स. बट इसका एक्सेप्शन क्या कह रहा है? एक्सेप्शन में वो सिचुएशन एनालाइज की गई है जहाँ पे एक नॉन ओनर भी गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकता है. पहला है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट. आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में पढ़ा होगा, इनके रिलेशनशिप, इनकी ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा होगा. तो मर्केंटाइल एजेंट मीन्स अ बिजनेस एजेंट. तो अ मर्केंटाइल एजेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल टू डू सम एक्ट्स ऑन हिज बिहाफ. So principal gives some goods to agent to sell it ahead. अब यहाँ पे एजेंट के पास सिर्फ पोजेशन है गुड्स का, ऑनरशिप नहीं है. ऑनरशिप किसके पास है? प्रिंसिपल के पास. इसके पास सिर्फ पोजेशन है गुड्स का. यहाँ पे एजेंट गुड्स का नॉन ऑनर होने के बावजूद भी अगर वो किसी को गुड्स सेल करता है तो वो वहाँ पे उसको प्रॉपर टाइटल पास कर पाएगा, उस बायर को प्रॉपर टाइटल दे पाएगा, बशर्ते उसकी कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए. पहली कंडीशन, जो एजेंट के पास पोजेशन है वो किसकी कंसेंट से है? वो प्रिंसिपल की कंसेंट से दिया गया है. दूसरा, एजेंट है वो एक्ट कर रहा है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो उसके बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन रूल्स और रेगुलेशंस के विदिन ही काम कर रहा है, वो बियॉन्ड उन रूल्स और रेगुलेशन के बाहर जाके कुछ काम नहीं कर रहा है. तो
वो प्रॉपर टाइटल ट्रांसफ़र कर पाएगा। तीसरा, बायर इज़ एक्टिंग इन अ गुड फेथ, बायर को ये लग रहा है कि एजेंट ही ओनर है, बायर को ये नहीं पता कि इसके पास ही हैज़ नॉट द टाइटल ऑफ द गुड्स, और ना ही इसके पास अथॉरिटी है उस गुड्स को सेल करने की। बायर क्या सोच रहा है कि यही ओनर है गुड्स को, यही गुड्स का ओनर है। तो इस सिचुएशन में बायर के पास प्रॉपर टाइटल चला जाएगा उस गुड्स का जहाँ सेल के द्वारा गुड्स को जहाँ एजेंट के द्वारा गुड्स को सेल किया जा रहा है वहाँ पे बायर को प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेल बाय जॉइंट ओनर, वेयर पर्सन ओन्स द गुड अलोंग विद द 2 और मोर पर्सन्स। उसको यहाँ पे जहाँ पे एक पर्सन के पास ओनरशिप है और वो ओनरशिप 2 लोगों के साथ है तो उसको हम जॉइंट, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने ओनरशिप एक किसी भी गुड्स या प्रॉपर्टी पे एक ओनरशिप जॉइंट ओनरशिप ले रखी है उसको हम बोलते हैं जॉइंट ओनर। तो यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने की बात है वो ये है कि जो जॉइंट ओनर्स है ABC वो नॉन ओनर नहीं है, पर यहाँ पे उनके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं है, यहाँ पे उनकी कंप्लीट ओनरशिप नहीं है, सिंगल पर्सन के पास कंप्लीट ओनरशिप नहीं है, उनकी ओनरशिप 3 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अगर ABC उन्होंने एक स्पीकर, उनके पास जॉइंटली एक स्पीकर है, उनकी ओनरशिप एक स्पीकर पे, ठीक है, और B और C ने कंसेंट दे दी कि A को कि तुम रखो इस स्पीकर को तुम रखो। A ने क्या किया, उस स्पीकर को D को बेच दिया। तो इस केस में D को प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा, बशर्ते क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, जो सोल पोजीशन था A के पास वो विद द कंसेंट ऑफ अदर ओनर्स के था, जो B और C जो बाकी के ओनर्स हैं उनकी कंसेंट से ही उसके पास सोल पोजीशन था, पहली बात। दूसरी बात, बायर जो कि D है यहाँ पे, ही हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ, उसको लगा कि A के पास ही उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप है। तीसरा, बायर जो कि यहाँ D है, उसको यह नहीं पता था कि A के पास की फुल अथॉरिटी नहीं है इस प्रॉपर्टी को, इस गुड्स को सेल करने की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी D को प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा इन केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप। नेक्स्ट है सेल बाय अ पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, विच कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय वन पार्टी। सो अगर किसी पर्सन के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोहर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन डिक्लेयर करवाता है, जिस पर्सन के साथ जो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोहर्जन वगैरह हुआ है वो पर्सन कोर्ट में जाके उनको वॉइडेबल डिक्लेयर करवाता है। तो इसका एग्जांपल ये है कि A और B है, ठीक है, उसने A ने फ्रॉड कमिट करके B से एक पियानो ले लिया, ठीक है, B से पियानो ले लिया। अब यहाँ पे B को पता चल गया कि मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है। जिससे पहले मैंने क्लास में कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में पढ़ाया भी था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट में जाके वॉइड डिक्लेयर करवाना पड़ता है, और जब तक हम इनको वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाते तब तक ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही माने जाते हैं। तो उससे पहले कि B कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवाता, उससे पहले A ने वो पियानो C को बेच दिया। तो इस केस में जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हुआ है। क्यों? क्योंकि B ने वो अभी तक कोर्ट में जाके उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाया है। और C गुड फेथ में विदाउट नोटिस कि सेलर के पास जो दैट इज़ A के पास इसका डिफेक्टिव टाइटल है, ये बात C को नहीं पता थी, उसने गुड फेथ में वो पियानो A से ख़रीद लिया। तो इस सिचुएशन में C को यहाँ पे प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा उस गुड पे, उस प्रॉपर्टी पे, उस पियानो पे उसको प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल।
जहाँ जैसे इसको एग्जांपल से समझते, ए ने बी को कुछ गुड्स बेच दिए, ठीक है, उसकी ओनरशिप बी को दे दी पर पोजेशन नहीं दिया, उसकी गुड्स की डिलीवरी नहीं दी और वो गुड्स अभी तक ए के पास ही है, ठीक है। तो ए ने क्या किया, ए ने उन गुड्स को फर्दर सेल सी को कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सी को उन गुड्स पे प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा, दो ए जो सेलर है उसके पास अभी ओनरशिप नहीं है, उसके पास पोजेशन है, फिर भी सी को उस पर प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा। और इसमें कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ए के पास कंटिन्यूस पोजेशन होना चाहिए गुड्स का, दूसरा जो बायर है, जो सी है, जो सब्सिक्वेंट बायर है, उसको नॉलेज नहीं है कि वो ऑलरेडी मतलब उसने ये ऑलरेडी गुड्स किसी और को बेच चुके हैं, सेलर ने ऑलरेडी ये गुड्स किसी को दे दिए हैं, ये सी को नॉलेज नहीं है इस बारे में, और सी द बायर, द सब्सिक्वेंट बायर, ही इज़ एक्टिंग इन अ गुड फेथ। तो अगर ये सिचुएशंस फुलफिल होती है तो एक सी को उन गुड्स का प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा, बशर्ते यहाँ पे ए नॉन ओनर है क्योंकि उसने ओनरशिप ऑलरेडी बी को ट्रांसफ़र कर दी, पर उसके पास अगर पोजेशन है उन गुड्स का, जो बायर है, प्रीवियस बायर है, उसने ओनरशिप पोजेशन नहीं लिया है और सेलर के पास पोजेशन है, और जो सब्सिक्वेंट बायर है उसको पिछले सेल के बारे में नहीं पता, प्लस उसको ये लगता है कि यही एक्चुअल ओनर है, तो इस सिचुएशन में सी को उस गुड्स पे प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेल बाय बायर बिफोर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। बायर के पास ओनरशिप नहीं है गुड्स की पर पोजेशन है, सेलर ने बायर को गुड्स का पोजेशन दे दिया पर ओनरशिप नहीं दी। अगर इस सिचुएशन में बायर उन गुड्स को फर्दर सेल करता है तो जो सब्सिक्वेंट बायर है क्या उसको उस पर प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए है जो कि सेलर है, ठीक है, बी है जो कि बायर है। ए ने अपने गुड्स बी को ट्रांसफ़र कर दिए, डिलीवर कर दिए, पर उसने ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की। गुड्स की ट्रांसफ़र कर दिया पर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की। तो यहाँ पे क्या है, ए अभी भी एक्चुअल ओनर ए ही है उन गुड्स का, बिकॉज उसने अभी तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की, उसने सिर्फ गुड्स को ट्रांसफ़र किया है, गुड्स का पोजेशन ट्रांसफ़र किया है। तो गुड्स के पोजेशन ट्रांसफ़र करने से बी उसका एक्चुअल ओनर नहीं बना। तो यहाँ पे सिचुएशन ए और बी की सिचुएशन एनालाइज करते हैं। ए क्या है, ए अभी भी एक्चुअल ओनर है, और बी क्या है, बी अभी बेली है। आपने बेलमेंट में पढ़ा होगा बेली और बेलर और बेली के बारे में। तो यहाँ बी क्या है, बी बेली के पोजीशन पे आ गया, पर ए क्या है, एक्चुअल ओनर की पोजीशन पे आ गया, ठीक है। बट बी ने ये गुड्स किसको सेल कर दिए, सी को सेल कर दिए, ठीक है। तो क्या सी इसका ओनर बन जाएगा, सी को क्या इन गुड्स पे प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा। द आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि बायर का जो पोजेशन था, जो बी है यहाँ पे, उसका जो पोजेशन था गुड्स पे, वो किसकी कंसेंट से था, सेलर की कंसेंट से था, फर्स्ट। सेकंड है जो नया बायर है, जो न्यू बायर है, उसको पता नहीं था कि बायर के पास ओनरशिप नहीं है, जो बी है उसके पास ओनरशिप नहीं है, ये बी को पता नहीं था। जो नया बायर है, जो सी है, उसको नहीं पता था। थर्ड, सी एक्टेड इन गुड फेथ कि जो बी है वो ही इसका ओनर है, उसी के पास अथॉरिटी है इन गुड्स को सेल करने की। तो यहाँ पे सी को उस गुड्स पे, उन गुड्स पे प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन है, जिसको अभी तक उसके गुड्स का पेमेंट नहीं मिला है। अ सेलर हु हैज़ नॉट रिसीव्ड द पेमेंट इज कॉल्ड अनपेड सेलर। अब यहाँ पे क्या हुआ, अनपेड सेलर ने अपनी जो गुड्स की ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफ़र कर दी थी,
पर बायर ने उसे पेमेंट नहीं किया था उन गुड्स पे, पर उसके पास उन गुड्स का पोजेशन था। तो अनपेड सेलर ने अपना राइट टू लियन, उस अनपेड सेलर का राइट टू लियन मतलब गुड्स की जो पोजेशन था उसको रिटेन कर लिया, जो गुड्स की डिलीवरी थी उसको अपने पास ही रख के उसको फर्दर ट्रांसफ़र कर दिया। अब सिचुएशन ये है, अनपेड सेलर है, उसको पेमेंट नहीं मिला है, पर उसने ओनरशिप बायर को दे दी है। तो अनपेड सेलर यहाँ पे नॉन ओनर है, उसके पास ओनरशिप नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र कर दी है, पर बायर ने उसे पेमेंट नहीं दिया है। तो यहाँ पे अनपेड सेलर ने अपना राइट टू लियन, इसमें ये अनपेड सेलर का राइट होता है राइट टू लियन, विच मीन्स ही कैन स्टॉप द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड रिटेन द गुड्स विद इन हिज पोजेशन। उसने राइट टू लियन एक्सरसाइज करके, अपना इस राइट को एक्सरसाइज करके गुड्स की डिलीवरी अपने पास ही रख ली और उनको फिर फर्दर रीसेल कर दिया। तो जो सब्सिक्वेंट बायर है, जो न्यू बायर है, उसको बेटर टाइटल, ही विल एक्वायर द बेटर टाइटल ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट है एक्सेप्शन अंडर अदर एक्ट्स। तो कुछ एक्ट्स में भी इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं, वहाँ जहाँ पे नॉन ओनर may pass to the buyer a better title than he himself has। तो कौन कौन से हैं वो प्रोविजंस, जैसे सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पे क्या होता है, द फाइंडर ऑफ गुड्स कैन सेल द गुड्स दो ही डज नॉट हैव द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल फाइंडर ऑफ गुड्स है, कोई पर्सन है, उसको कुछ गुड्स मिले, ठीक है, उसने जो एक्चुअल ओनर है उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उसको नहीं मिला। या ऐसे कह सकते हैं, एक सिचुएशन है जहाँ पे उसने एक्चुअल में ओनर को ढूंढने की कोशिश की, रीजनेबल जो एफर्ट्स है वो लगाए, बट उसे वो ओनर नहीं मिला। तो इस केस में क्या किया, फाइंडर ऑफ गुड्स ने उन गुड्स को सेल कर दिया। तो यहाँ पे फाइंडर ऑफ गुड्स क्या है, नॉन ओनर है, पर यहाँ पे जो उन गुड्स को परचेज कर रहा है, जो बायर है, उसको उन गुड्स पे प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा, दो यहाँ पे जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो ओनर नहीं है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एक फाइंडर ऑफ गुड्स है, उसको कुछ ऐसा गुड मिला कि अगर उसने टाइम लगाया उसके एक्चुअल ओनर को ढूंढने में तो वो गुड्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो गुड्स पेरिशिंग नेचर के हैं। फॉर एग्जांपल टमाटर का एग्जांपल ले लीजिए, एक बॉक्स में उसको खूब सारे टमाटर मिले, ठीक है, अगर वो 2-3 दिन लगाता है एक्चुअल में जो इसको ओनर को ढूंढने में, तो वो टमाटर तो ख़राब होकर सड़ जाएंगे, तो उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, वो जो ओनर है, फाइंडर ऑफ गुड्स है, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, उनको, क्योंकि पेरिशिंग नेचर के हैं टमाटर, तो ख़राब हो जाएंगे, तो उन टमाटर्स को उनको सेल कर देगा, और जो बायर है उसको उन पे प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 176 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द प्लेजी ऑफ द गुड्स हैज़ अ राइट टू सेल द गुड्स प्लेस्ड इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज मेड बाय द default is made by the pleasure in fulfilling his promise, the buyer gets a good title। अब सेक्शन 176 क्या बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, आप अपने आगे के लेक्चर्स में पढ़ोगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ोगे। अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप गिरवी रखते हो, मॉर्गेज करते हो, गिरवी रखते हो मतलब उसको एज ए सिक्योरिटी देते हो, किसी से उधार लेते हो, जैसे आपने अपनी ज़मीन को किसी को मॉर्गेज कर दी, गिरवी कर दी एज ए सिक्योरिटी, और आपने उस पर्सन से पेमेंट लिया, सिक्योरिटी में क्या दिया आपने, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हम इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, मॉर्गेज, ठीक है। जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जा रहा है एज ए सिक्योरिटी दिया जा रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो हम उसको बोलते हैं मॉर्गेज, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी से कुछ पेमेंट ले रहे हो और सिक्योरिटी में आप अपनी कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेज, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया। जहाँ हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उसको क्या होगा, इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट हम कुछ उधारी ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हम
मॉर्गेज बोलेंगे, और जहीं पे हम मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेज बोलेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेज। तो फॉर एग्जांपल ए ने गोल्ड को एज अ सिक्योरिटी देके बी से 1 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है। अब ए वो 1 लाख रुपए बी को नहीं दे पाया, थोड़े टाइम बाद ए 1 लाख रुपए बी को नहीं दे पाया, तो बी के पास यहाँ पे क्या राइट है, उस गोल्ड को सेल करके वो अपना 1 लाख रुपया रिकवर कर ले। ये किसके पास राइट है, ये बी के पास राइट है, जिसको हम बोलते हैं प्लेजी। प्लेजी के पास ये राइट है कि वो उस गोल्ड को सेल करके अपना 1 लाख रुपया रिकवर कर ले। तो जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल बी ने अब ये गोल्ड बेच दिया सी को, तो बी यहाँ पे नॉन ओनर है, उसकी ओनरशिप नहीं है, फिर भी यहाँ पे सी को एक प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा उस गोल्ड पे। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो कोर्ट ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी अपॉइंट करता है, और ये ऑफिसर उसकी जितनी भी एसेट्स है उसको सेल करके और जो भी अमाउंट उनको मिलता है वो उसके लेंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो उस लेंडर्स को पे कर देंगे, जो भी इंसॉल्वेंट पर्सन के लेंडर्स हैं उनको वो पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये ऑफिशियल रिसीवर है वो ओनर नहीं है, फिर भी जो बायर है, जो प्रॉपर्टी खरीदता है इनसे, उनके पास उसका प्रॉपर टाइटल चला जाएगा। नेक्स्ट है एस्टॉपल। अब कोई भी पर्सन ऐसा कुछ स्टेटमेंट या ऐसा कुछ कंडक्ट करता है जिससे बायर को ये बिलीव होता है कि सेलर है उसके पास ही अथॉरिटी है सेल करने का, तो बायर को इस सिचुएशन में प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए एक्चुअल में ओनर है किसी गुड्स का, बी है और बी ओनर नहीं है पर यहाँ पे सेलर है, और वो सी को गुड्स सेल कर देता है, सी यहाँ पे बायर है, ठीक है। तो बी बोलता है ए की प्रेजेंस में कि आई एम द ओनर ऑफ दिस गुड्स, और इसी विश्वास पे सी बी से वो गुड्स खरीद लेता है। पर जब ये स्टेटमेंट बोलता है बी कि आई एम द ओनर ऑफ द गुड्स, तो ए उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोलता, वो कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करता कि नो ही इज़ नॉट द ओनर, आई एम द ओनर, ऐसा वो कुछ भी कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करता, और ये स्टेटमेंट बी ए के प्रेजेंस में देता है, और सी इस स्टेटमेंट पे विश्वास करके बी से, जो कि एक्चुअल ओनर नहीं है, उससे वो गुड्स परचेज कर लेता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में बायर को प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा, और यहाँ पे एक पे रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा। नाउ ही विल बी एस्टॉप्ड, क्योंकि इसने पहले से ही अपने स्टेटमेंट और कंडक्ट से ये शो कर दिया कि हाँ बी ही इसका एक्चुअल ओनर है। तो अब ये अपने स्टेटमेंट या कंडक्ट से मुकर नहीं कर सकता कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ उस पर एस्टॉपल का रूल लग जाएगा, और यहाँ पे सी को प्रॉपर टाइटल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।